नमस्ते साथियों, मैं दीपक राठौर बौद्धि वृक्ष के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम पाचन तंत्र से लेकर एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। पाचन तंत्र में अभी तक हमने भाग 1 और भाग 2 पर वीडियो बनाया है। आज मैं लेकर आया हूं भाग 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रास नली पर, आमाशय पर और आंत पर। पिछले वीडियो में भाग 2 में हमने जीभ और दांत के बारे में विस्तृत जानकारी देखी थी। आज इस वीडियो में हम उसके आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा पाचन तंत्र की प्रोसेस, पाचन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने ले ली है। लेकिन अब थोड़ा-सा और मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पाचन तंत्र के बारे में जाना कि पाचन तंत्र में क्या-क्या अंग होते हैं। तो हमने मुख गुहा से स्टार्ट किया था, जिसमें जीभ और दाँत के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद आज हम आइसोफेगस के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रास नली के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आज बात करेंगे स्टमक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए हमारे इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हम काम चालू करते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली इसे कहा जाता है ओइसोफेगस। क्या कहा जाता है? ओइसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली, ग्रास नली की बात करें तो यह हमारे शरीर में लगभग लगभग अगर आप देखें तो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर कोई लंबाई की बात करें आइसोफेगस की, तो हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर के आसपास आइसोफेगस की लंबाई होती है। अगर सेंटीमीटर में दे तो हम 25 सेंटीमीटर लेंगे। अगर वो इंच में दे दे तो 9 से 10 इंच इसकी लंबाई है। कोई आपसे पूछे कि आइसोफेगस यानी कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर, या इंच में पूछे तो 9 से 10 सेंटीमीटर। आइसोफेगस ऑइसोफेगस यानी कि ग्रास नली करती क्या है? ग्रास नली का काम क्या है? तो ध्यान रखना, ग्रास नली में भोजन का भोजन का भोजन का पाचन नहीं होता है। पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई आपसे पूछे कि क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है क्या, तो हम कहेंगे ग्रास नली में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्या काम करती है? इसका काम है भोजन को भोजन को भोजन को आमाशय तक आमाशय तक पहुंचाने का काम, पहुंचाने पहुंचाने का काम का कार्य किसके द्वारा होता है? ओइसोफेगस के द्वारा होता है। तो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। इसमें किसी तरह का भोजन का पाचन नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद अब हम इस ऑइसोफेगस को देखेंगे, ग्रास नली को देखेंगे। ग्रास नली यहाँ पर ये अमाशय में खुलती है, तो यहाँ पर एक वाल्व होता है। क्या होता है? यहाँ पर एक वाल्व होता है। उस वाल्व का नाम होता है, यहाँ पर एक वाल्व होता है, इसका नाम है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक वाल्व होता है जो क्या करता है? भोजन को भोजन को पुनः भोजन को पुनः 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 ग्रास नली में ग्रास नली में नहीं जाने देता है। ग्रास नली में भोजन को वापस से जाने से रोकता है। इसके लिए भगवान ने एक वाल्व बनाया है, जिसको हम बोलते हैं वाल्व स्फिंक्टर। क्या कहा जाएगा? वाल्व स्फिंक्टर का काम क्या होगा कि ये भोजन को आमाशय में आने देता है, वापस से ग्रास नली में पुनः वापस जाने नहीं देता है। तो ये तो हमारी बात थी किसके बारे में? किसके बारे में? ग्रास नली के बारे में। और हम बातें करते हैं। अब ग्रास नली में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में हमने खाना खा रहे हैं, तो देखिए ये खाना इस ग्रास नली में आया, इस तरह से आया। तो ग्रास नली कार्य कैसे करती है? तो ग्रास नली का कार्य होता है क्रमांकुचन के आधार पर। किसके आधार पर काम करती है? क्रमांकुचन। भाई क्रमांकुचन किसे कहा जाता है? इसको हम अंग्रेजी में पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है पेरिस्टेलोसिस। पेरिस्टोलिसिस का मतलब होता है क्रमांकुचन, कि ये
फैलती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी। इससे क्या होगा, जब वो सिकुड़ेगी तो भोजन पास में आ जाएगा, फैलेगी तो भोजन नीचे उतर जाएगा। इस तरह से क्रमांकुचन यानी कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और उसके साथ फैलना, फैलना, इन दोनों के साथ भोजन जो है नीचे 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 आता जाएगा। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, इस इस ग्रास नली में भोजन जो है वो नीचे उतरता नहीं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ग्रास नली में भोजन नीचे उतरता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, बलपूर्वक हमें उसे नीचे धकेलना पड़ता है। तो जब हम बलपूर्वक उसे नीचे धकेलते हैं, तो इसकी अनुभूति हमें किसके रूप में होती है, हिचकी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, हिचकी के रूप में होती है। क्या होता है हिचकी, हिचकी का मतलब होता है कि जब ग्रास नली में भोजन नीचे नहीं जा पाता है, तो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, बलपूर्वक उसे नीचे नीचे धकेलते हैं, जिसकी अनुभूति हिचकी के रूप में हमें होती है। और फिर कुछ समय बाद अनायास ही यह हिचकी अपने आप शांत हो जाती है। क्लियर है सभी को? तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा है यहाँ पर ओइसोफेगस के बारे में, ग्रास नली के बारे में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, सर हम खर्राटे भी लेते हैं, खर्राटे का क्या इस ओइसोफेगस से, ग्रास नली से कोई संबंध है क्या? तो मैं आपको बता दूं, हमारे जीभ के अंदर, अगर हम मुख गुहा में अंदर देखें, तो यहाँ पर एक इस तरह की एक संरचना जो होती है वो लटकती हुई दिखाई देती है, मांसल संरचना होती है। इसे ये वूला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, यूला, यूला कहा जाएगा। यूला होता है, तो जब हम सोते हैं तो रात के समय जब हम सोते हैं, रात के समय सोने पर इस येबुला की लंबाई में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी ध्वनि को हम कहते हैं खर्राटा। खर्राटा क्या कहा जाता है, खर्राटा कहा जाता है। क्लियर है सभी को? तो खर्राटे का संबंध ओइसोफेगस से, ग्रास नली से बिल्कुल भी नहीं होता है। खर्राटे का संबंध किससे होने वाला है, हमारी यवुला से। किस रात को सोते समय इसकी लेंथ बढ़ जाती है, जिसके कारण एक अजीब सी ध्वनि यहाँ पर स्वर तंत्र से निकलती है, और जिसकी अनुभूति हमें खर्राटे के रूप में दिखाई पड़ती है या सुनाई पड़ती है। क्लियर है सभी को? तो ये है हमारा ग्रास नली के बारे में। वही ग्रास नली के बारे में विस्तृत अध्ययन, आमाशय के बारे में विस्तृत अध्ययन, आंत के बारे में विस्तृत अध्ययन, अरे बिल्कुल गहराई से अध्ययन, इतना लेवल मैं आपको दूंगा कि एग्जाम कोई सी भी हो, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको सभी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। हर एक चीज पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। आने वाले समय में बेहतरीन, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन मैं आपको डायग्राम के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आने वाले हैं। तो आपको बस धैर्यता पूर्वक मेरे सारे वीडियो को देखना है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये सारे अच्छे से देखना है। तो भाग 5 जब हम लाएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव का पिटारा रहेगा, तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके इजीली बन जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखिए। चलिए, तो ये हुआ ग्रास नली के बारे में। अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, अगले अंग की ओर चल रहे हैं। अगले अंग का नाम क्या होने वाला है, अगले अंग का नाम होने वाला है, अगले अंग का नाम होने वाला है अमाशय। क्या नाम होने वाला है, अमाशय। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं अमाशय के बारे में। तो यह है हमारा अमाशय। क्या कहते हैं इसे, अमाशय। और इसे ही कहते हैं हम पेट। क्या कहा जाएगा, पेट। और अंग्रेजी में कहें तो स्टमक। क्या कहते हैं, स्टमक। तो ये है स्टमक, ये है अमाशय, और ये है पेट। इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अमाशय के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी जो होती है वो हम ले लेते हैं। क्या क्या बेसिक जानकारी है, कोई आपसे पूछ ले कि अमाशय की लंबाई कितनी होती है, अमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो मैं कहूंगा अमाशय की लंबाई की अगर बात करें तो लगभग लगभग
30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? आमाशय की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। फिर अगली बात, अगर क्वेश्चन आया कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? क्या प्रश्न आया? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो हम जवाब देंगे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। तो हम कहेंगे आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे सबसे आहार नाल का सबसे सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है भैया? सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? वो स्टमक होता है, वो अमाशय होता है, वो पेट होता है। आ गई बात समझ में? आमाशय आहार नाल का सबसे सबसे चौड़ा भाग होता है। अब अगर हम इसको अध्ययन करें, अमाशय को हम 3 भाग में बांटेंगे। कोई आपसे पूछ ले कि अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के भाग की हम बात करें तो इसके कुल 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 3 भाग होने वाले हैं। 3 भाग कौन-कौन से हैं? नंबर पहला भाग जिसे हम कहेंगे अमाशय का अग्रभाग। क्या कहा जाएगा? अग्रभाग। नंबर 2 जिसे कहा जाएगा अमाशय का मध्य भाग। क्या कहा जाएगा? मध्य भाग। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं पश्च भाग। तो अमाशय के 3 भाग हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग को कहा जाएगा क्या? उसको हम कहेंगे कार्डिये, कार्डिया, कार्डिया कहा जाएगा। दूसरा मध्य भाग जिसे हम कहेंगे फंडस। क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाएगा फंडस। और तीसरा है पश्च भाग। पश्च भाग को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पाइरोलिक। क्या कहा जाएगा? पाइरोलिक, पाइरोलिक कहा जाएगा। तो 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं भैया। किसके होते हैं भैया? 3 भाग होते हैं अमाशय के। कोई आपसे पूछे अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो कहेंगे 3 भाग। नंबर 1 जिसका नाम है अग्रभाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग। अंग्रेजी के शब्द भी याद करना है क्योंकि व्यापम हमेशा क्या करता है? अंग्रेजी के शब्द ज्यादा देता है। इसलिए हम पहले भाग को, अग्रभाग को कहेंगे कार्डियक, मध्य भाग को कहेंगे फंडक, और तीसरा भाग है जिसका नाम है पश्च भाग, जिसे हम कहेंगे पाइरोलिक। क्या कहा जाएगा? पाइरोलिक कहा जाने वाला है। चलिए अब एक एक भाग की विस्तृत जानकारी हम देखते हैं। भाई आइसोफेगस ये दिखा है, ग्रास नली अमाशय में खुलती है। ग्रास नली अमाशय में खुलती है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ग्रास नली अमाशय के किस भाग में खुलेगी? तो ग्रास नली तो सबसे पहले वाला भाग है जिसका नाम है कार्डियक। तो कार्डियक यानी कि अग्रभाग में प्रश्न पूछा जाए, अग्रभाग, अग्रभाग में क्या होने वाला है? हम कहेंगे आइसोफेगस अमाशय में खुलती है। तो किस वाले भाग में? कार्डियक वाले भाग में खुलती है। किस भाग में खुलती है? अग्रभाग में खुलती। कहाँ खुलती है भैया? अग्रभाग में खुलती है। भैया संपूर्ण जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी, बस आपको धैर्यता पूर्वक वीडियो को देखना है। खतरनाक लेवल, इतना खतरनाक लेवल भैया आज तक किसी ने कॉम्पिटिटिव क्लास में नहीं पढ़ाया होगा जो हम लेकर आए हैं। चलिए अग्रभाग, अग्रभाग तो मैं यहाँ पर कार्डियक की कार्य की बात करता हूँ। कार्डियक अग्रभाग क्या काम करता है? आमाशय के अग्रभाग का क्या काम होता है? तो चलिए सुनते हैं। आमाशय का जो अग्रभाग होता है वो क्या करता है? HCl, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड HCl हार्मोन का क्या करता है? एंजाइम का क्या करता है? स्त्राव करता है। HCl का स्त्राव करता है। ये HCl हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो ये क्या करता है? तो ये भोजन को भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करने का काम कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है भोजन को अम्लीयता प्रदान करना। दूसरा कार्य यह भोजन को भोजन को सड़ने से बचाता है। सड़ने से बचाने का काम, सड़ने से बचाने का काम किसके द्वारा होता है? HCl के द्वारा होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या कार्य है? HCl का काम, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि सूक्ष्म जीव, किसको? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम किसके द्वारा होता है? HCl के द्वारा होता है। दूसरी बात भोजन को सड़ने से बचाने का काम किसका होता है? HCl का होता है। तीसरी बात तीसरी बात सुनी लो कि भोजन को अम्लता प्रदान करने का काम किसके माध्यम से होता है? तो HCl के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? HCl के माध्यम से। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात
जो भी खाना आमाशय में आता है, आमाशय में जो भी खाना आता है, वो खाना आमाशय में लगभग लगभग 3 से 4 घंटे, कितने घंटे? 3 से 4 घंटे। कोई आपसे पूछ ले कि आमाशय में खाना कितनी देर तक रहता है, तो हम कहेंगे 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर खाना रहने वाला रहता है और यहाँ पर पाचन होता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है क्या? बड़े ध्यान से सुनना। अमाशय में अमाशय में अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पाचन नहीं होता है। कोई आपसे पूछ ले कि क्या अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हम कहेंगे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। याद रहेगा मेरी बात याद रहेगी कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। चलिए, तो ये बात थी हमारी कार्डियक वाले भाग की, यानी कि अग्रभाग की। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर, जिसका नाम है फंडस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मध्य भाग। तो चलिए मध्य भाग की हम बात करते हैं। मध्य भाग के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? चलिए, तो मध्य भाग की हम बात करते हैं। मध्य भाग भोजन को पचाने का सबसे बड़ा काम करता है। तो मध्य भाग में कांटे जैसी, कैसी? कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। मध्य भाग में कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछ ले कि रूजी क्या होता है, किस भाग में रूजी जैसी संरचना पाई जाती है, तो हम कहेंगे अमाशय के मध्य भाग में। क्या कहने वाले हैं? अमाशय के मध्य भाग में कांटेदार की संरचना पाई जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे रूजी कहेंगे। क्या कहने वाले हैं भाई? रूजी कहा जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? रूजी क्या होती है? तो कांटेदार संरचना होती है, जो हमारे फंडस वाले भाग में पाई जाती है। चलो, अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? उसके बाद बात करते हैं जो अमाशय का सबसे आखिरी हिस्सा है, जिसको हम पाइलो रस बोल दे, या हम बोल दे पश्च भाग। क्या बोल दे? पश्च भाग बोल दे। तो पश्च भाग के क्या क्या काम है, चलिए उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पश्च भाग की अगर हम बात करें, तो इसके क्या क्या काम है? भैया, पश्च भाग जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पश्च भाग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? सुनिए, पश्च भाग पाइरोलिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है? जठर ग्रंथि होती। क्या होती है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिससे जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर ग्रंथि से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है। यह जठर रस भोजन को क्या करता है? अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को एसिडिक बनाता है। जठर रस का काम क्या होता है? ये भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाने का काम जठर रस के द्वारा होता है। जठर ग्रंथि जो होती हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? कोई आपसे पूछे कि जठर ग्रंथि में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो हम कहेंगे जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 कोशिका हैं? चलो, तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर की कोशिका है, जिसका नाम है नंबर 1 श्लेष्म कोशिका, नंबर 1 श्लेष्म कोशिका, नंबर 2 मुख्य कोशिका, नंबर 2 मुख्य कोशिका, और नंबर 3 भित्ति कोशिका। कितने प्रकार की कोशिका जठर ग्रंथि में पाई जाती हैं? तो हम कहेंगे 3 प्रकार की। नंबर 1 श्लेष्म कोशिका से, श्लेष्म सेल से, म्यूकस सेल से श्लेष्मा का निर्माण होता है। श्लेष्मा क्या होता है? जिस प्रकार हम थूकते हैं, तो थूक जैसा एक पदार्थ होता है, चिकना, ट्रांसपेरेंट, वो पदार्थ निकलता है श्लेष्म कोशिका से, जो जठर ग्रंथि में पाई जाती है। मुख्य कोशिका, अरे क्या बोला है? मुख्य कोशिका का काम होता है एंजाइम को निकालना। तो ये प्रोरेनिन 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 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोरेनिन एंजाइम किसके माध्यम से निकलता है, तो हम कहेंगे मुख्य कोशिका से। प्रोरेनिन के साथ पेप्सी पेप्सिनोजेन
पेप्सिनोजेन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको दो एंजाइम के नाम याद रखना है, मुख्य कोशिका से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, ये दोनों एंजाइम निकलते हैं जठर ग्रंथि की मुख्य कोशिका से। और तीसरा है जिसका नाम है भित्ति सेल, सेल वॉल, जिसके कारण वॉल सेल बोल सकते हैं, भित्ति सेल, भित्ति कोशिका, जिससे HCl, HCl हार्मोन का, HCl एंजाइम का, HCl पदार्थ का स्त्राव देखने को मिल जाएगा। तो जठर ग्रंथि में तीन प्रकार की कोशिकाएं, श्लेष्म से श्लेष्म, मुख्य से प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, और भित्ति से भित्ति कोशिका से HCl का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा जठर ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में, जठर ग्रंथि से तीन प्रकार के प्रोटीन का भी स्त्राव होता है। भैया प्रश्न आया कि जठर ग्रंथि में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तीन प्रकार की कोशिकाएं। जठर ग्रंथि में कितने प्रकार की कोशिकाएं? तीन प्रकार की कोशिकाएं। जठर ग्रंथि से कितने प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं? तो जठर ग्रंथि से तीन प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं। अरे भाई कितने प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं? तीन प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं। सबसे पहले नंबर वन, सुन लो नंबर वन, पहला है रेनिन। क्या नाम है? फर्स्ट है रेनिन, पहला प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम क्या है भैया? रेनिन। अब सबको पता है रेनिन का इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेनिन का काम क्या होता है? तो यह दूध को दूध को दही में बदलता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, दूध को दही में बदलने का काम किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे रेनिन एंजाइम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? दूध को दही में बदलने का। अरे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न पूछा जाए कि दूध का रंग सफेद होता है, दूध का रंग सफेद होता है किसके कारण? तो दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसके अंदर केसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अरे सर दूध का रंग तो पीला भी होता है। बिल्कुल होता है। तो दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो है दूध का रंग क्या हो जाएगा? पीला। दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण, दूध का रंग सफेद केसीन प्रोटीन के कारण। तो प्रश्न बनता है कि दूध को दही में बनाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो हम कहेंगे क्या? रेनिन। हम क्या कहेंगे? रेनिन कहेंगे। चलिए दूसरे नंबर का हम प्रोटीन लेते हैं, दूसरे नंबर का प्रोटीन जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन नाम है। दूसरे रंग के प्रोटीन का नाम क्या है? पेप्सिन है। भैया क्या नाम है? पेप्सिन। इसका पेन चेंज कर लेते हैं हम भाई, पेप्सिन। चलिए, तो दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का, पेप्सिन का काम क्या है? तो हम कहेंगे यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। भाई प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो हम कहेंगे पेप्सिन प्रोटीन के माध्यम से, पेप्सिन प्रोटीन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है। अरे पेप्सिन प्रोटीन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है, तो कैसे होता है ये भी हम समझते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो इस प्रोटीन को वो पेप्टोन्स में बदल देता है। किस में बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन के माध्यम से होता है, जो जठर ग्रंथि से निकलने वाला प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जठर ग्रंथि से निकलने वाला प्रोटीन हो जाएगा, जिसका नाम है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और एक और काम की बात सुनो, काम की बात, बहुत बेहतरीन काम की बात, काम की बात यह है, काम की बात यह है कि सर हमने एक बात सुनी। क्या बात सुनी? हमने बात सुनी, अल्सर का नाम सुना। अल्सर क्या होता है? अरे अल्सर किसे कहते हैं? तो सुन लो मेरे भाई, अल्सर क्या होता है कि जब जब ये पेप्सिन, जब ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन ना करते हुए, प्रोटीन का पाचन ना करते हुए ये अमाशय का पाचन करने लग जाए, अमाशय की दीवार का पाचन करने लग जाए, तो उस अमाशय की दीवार पर छाले पड़ जाते हैं। इसी को अल्सर कहा जाता है। अल्सर क्या होता है कि जब पेप्सिन अमाशय की दीवार का पाचन करने लग जाता है, तो उसे अल्सर कहा जाता है। छाले के रूप में वो संरचना सामने दिखाई पड़ती है। तो ये हुआ हमारा पेप्सिन नामक दूसरा प्रोटीन। अब हम चलते हैं तीसरे प्रोटीन की ओर।
तीसरे प्रोटीन का नाम क्या है? तीसरे प्रोटीन का नाम क्या है? तीसरे प्रोटीन का नाम है थर्ड नंबर। थर्ड तीसरे प्रोटीन का नाम है भैया, क्या नाम है? तीसरे प्रोटीन का नाम है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। एमाइलेज प्रोटीन का काम क्या होता है? तो इसका काम है कार्बो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होगा? एमाइलेज के द्वारा। तो जठर ग्रंथि से तीन रस, जठर ग्रंथि से तीन प्रकार के प्रोटीन निकलते हैं, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज। जठर ग्रंथि में तीन प्रकार की कोशिका होती हैं। कौन कौन सी? श्लेष्म कोशिका, मुख्य कोशिका, भित्ति कोशिका। अरे मजा आया कि नहीं आया? मैंने कहा था खतरनाक लेवल, खतरनाक लेवल, इतनी गहराई से अध्ययन। एक बार वीडियो देखो, आराम से इसका अध्ययन करो, और दुनिया में कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आया महाशय से संबंधित कॉम्पिटिटिव क्लास में, तो आप उसको फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो भी शुरुआत है। कहते हैं, किसी ने बहुत खूब कहा है, क्या कहा है? कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। और हम यहाँ आपका इतिहास बदलने आए हैं। हम आपकी सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। मेरी जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन करवाना, आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे फैलाइए। पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो जाना चाहिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लास के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये लिंक भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा मेरा समर्थन कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं निशुल्क क्लास और गहराई से मैं आपके सामने ला सकूं। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, और मैं आपके लिए मजबूत से मजबूत कंटेंट लाऊं, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। चलिए, तो ये बात थी किसके बारे में? अमाशय के बारे में। क्या अमाशय के बारे में सारी जानकारी हो गई है? अरे थोड़ी सी और है, सुन लो, अभी सुन लो। एक होता है बेरियाट्रिक सर्जरी। अरे ये क्या होता है? प्रश्न आया, बेरिया बेरियाट्रिक सर्जरी किसे कहा जाता है? अरे ये तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना। बेरियाट्रिक सर्जरी किसे कहा जाता है? बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति में मोटापा होता है, उसका मोटापा होता है, तो मोटापा कम करना होता है। तो मोटापा कम करने के लिए अमाशय को छोटा कर दिया जाता है। मोटापा कम करने के लिए अमाशय 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 की साइज अमाशय का की साइज को क्या कर दिया जाता है? छोटा किया जाता है। तो सर्जरी के माध्यम से अमाशय को छोटा करना ही क्या कहलाएगा? बेरियाट्रिक सर्जरी कहलाएगा। क्लियर है सभी को? बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होगी? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए, और आगे बढ़ते हैं, और आगे की ओर चलते हैं। सर आपने यहाँ कहा कि रेनिन जो है, ये इस तरह के यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन भी है, एंजाइम भी है। सर आप हमको एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बताइए, एंजाइम क्या होता है? चलिए, तो हम आपको एंजाइम के बारे में बताते हैं। एंजाइम होते क्या? एंजाइम, कोई आपसे पूछ ले कि एंजाइम क्या होता है, तो हम कहेंगे एंजाइम क्या होता है? तो हम कहने वाले हैं एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का। जैव उत्प्रेरक मतलब कैटेलाइजर का काम करते हैं, कि ये किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं स्वयं, लेकिन जो चीज भाग ले रही है उसे प्रेरित करते हैं उस काम को करवाने के लिए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक, कैटेलाइजर की भूमिका में इनको रखा जाता है। क्लियर है? एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम की खोज किसने की थी? अरे एंजाइम की खोज किसने की थी? तो एंजाइम की खोज करने वाला नाम है किरचॉक। क्या नाम है? किरचॉक। किरचॉक ने खोज की थी। और इसका 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 नामकरण देखो क्या होता है। खोज करने वाला व्यक्ति अलग होता है और नामकरण करने वाला व्यक्ति अलग होता है। तो किरचॉक ने इसकी खोज की और इसका नामकरण किया कोहन ने। किसने किया है? कोहन ने। तो कोई आपसे पूछ ले कि कोहन कौन है, कोहन कौन है, तो हम कहेंगे कि कोहन जिसने नामकरण किया है एंजाइम का। इस दुनिया में सबसे पहला एंजाइम, ज्ञात एंजाइम कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पहला पहला एंजाइम बनाया गया था, फर्स्ट एंजाइम, पहला एंजाइम बनाया गया था, जिसका नाम है
जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। कोई आपसे पूछ ले कि दुनिया का पहले एंजाइम का नाम बताओ, तो जिसका नाम क्या है? जाइमेज। क्या नाम बोलेंगे हम? जाइमेज दुनिया में बनाया गया सबसे पहला एंजाइम था, और इसको बनाने का श्रेय गया है किसे? बकनर को। ये बनाया किसने? बकनर ने। इसलिए मैंने कहा था खतरनाक लेवल, लेवल का लेवल, खतरनाक लेवल। अरे पढ़ लो, पढ़ लो, फ्री का ज्ञान, निशुल्क ज्ञान, बहती गंगा में हाथ धो लो। चलिए, तो यहाँ आकर हमने अमाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। चलो एक और काम की चीज बताता हूँ कि कि भोजन का पाचन मुख में होता है, तो मुंह में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। लेकिन अब अमाशय में भोजन का पाचन होने वाला है, तो अमाशय में अगर भोजन का पाचन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पचे हुए भोजन को कहा जाता है काइम। क्या कहा जाएगा? काइम। काइम का मतलब होता है लुगदी के समान भोजन को काइम कहा जाएगा। मुंह में पाचन बोलस, अमाशय में पाचन काइम कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा आमाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, बैक हो जाता हूँ। चलिए, तो ये तो थी हमारी आमाशय के बारे में। अब हम अगले अंग की ओर चल रहे हैं। अगले अंग का नाम क्या है? आंत। तो करते हैं शुरुआत आंत की। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम आंत की। अंग्रेजी में से कहते हैं इंटेस्टाइन। क्या कहा जाएगा? इंटेस्टाइन। देखिए, आप हमारे पीछे एक डायग्राम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर डायग्राम है। इसमें आपको आंत दिख रही है। आंत दो प्रकार की है, एक इसके भीतर छुपी हुई आंत है और एक बाहर की ओर आंत है। जो लाल कलर की आंत दिख रही है ये एक अलग आंत है, और एक अंदर दिख रही है ये अलग आंत है। आंत जो होती है वो हमारे शरीर की आहार नाल की, हम बोलेंगे आहार नाल की, आहार आहार नाल की, आहार नाल का सबसे सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग। अभी हमने पढ़ा था आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, वो अमाशय। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो वह आंत होता है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग लगभग 22 फीट होती है। ओवरऑल दोनों आंतों को मिलाएं, दोनों आंतों को मिलाएं तो इसकी लंबाई होने वाली है 22 फीट। आंत की बात करें तो आंत मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने इसके प्रकार है? तो दो प्रकार है, दो प्रकार है। नंबर एक जिसको हम कहेंगे छोटी आंत, छोटी आंत, नंबर एक छोटी आंत। और नंबर दो जिसको हम कहेंगे बड़ी आंत। एक होता है छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। भाई छोटी आंत बड़ी आंत, तो अंदर वाला जो भाग आपको दिख रहा है, अंदर वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये छोटी आंत है, और बाहर वाला जो भाग दिख रहा है ये बड़ी आंत है। अरे सर, ये छोटी आंत, आप छोटी आंत बोल रहे हैं लेकिन इसकी लंबाई तो ज्यादा दिख रही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है, अधिक है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाए। लेकिन बड़ी आंत की अगर बात करें तो इस बड़ी आंत की लंबाई कम है, लेकिन चौड़ाई क्या है? चौड़ाई अधिक है। इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। क्लियर है सभी को? तो अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हम एक एक चीज की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए, आंत की जानकारी की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अब हम सबसे पहले छोटी आंत के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं? छोटी आंत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में हम बात करने वाले हैं। छोटी आंत के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले छोटी आंत की अगर हम लंबाई देखें, छोटी आंत की लंबाई की बात करें, कोई आपसे पूछ ले कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। दूसरी बात, छोटी आंत में तो हम कहेंगे भोजन का, भोजन का
अंतिम पाचन। कोई आपसे पूछ ले कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। क्लियर है सभी को? भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होने वाला है? तो भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होने वाला है। दूसरी बात, पाचन होना ही शेष नहीं होता है। भोजन का भोजन का अवशोषण भोजन का अवशोषण अवशोषण यानी कि इसका फूड का एब्जॉर्प्शन, जो पाचन हुआ, इसका अवशोषण भी कहाँ होने वाला है? छोटी आंत में। तो इसके अवशोषण को करने के लिए कुछ संरचनाएं हमारे आंत में देखने को मिलेगी, जिसे 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 क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाएगा विली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विली। यानी कि इसको कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्मांकुर। इसके अंदर आपको छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी, जिसे सूक्ष्मांकुर कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा विली। क्या कहा जाएगा? विली। तो भोजन का अवशोषण करने के लिए जो संरचना होती है, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर होते हैं, उसे विली कहा जाएगा। तो ये भी काम किसके माध्यम से होता है? छोटी आंत में ही होता है। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरी बात, अगर इस छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा, तो भोजन का जो पाचन होगा तो भोजन का पाचन होगा, तो जो पचा हुआ भोजन होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे काइल कहा जाने वाला है। क्या कहते हैं? काइल। मैंने बताया मुंह में पाचन बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। फिर मैंने बताया अमाशय में पाचन क्या कहलाने वाला है? तो काइम कहेंगे। लेकिन अब आपसे पूछे कि आंत में भोजन का पाचन क्या कहने वाला है, तो हम कहेंगे काइल। क्या कहा जाने वाला है? काइल। तो आंत में पचा हुआ भोजन क्या कहने वाला है? काइल कहा जाएगा। क्या कहने वाले हैं? काइल कहा जाएगा। इसके अलावा छोटी आंत में आंत रस निकलता है। छोटी आंत से आंत रस निकलता है। ये आंत रस का काम क्या होता है? आंत रस जो है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? क्षारीय। आंत रस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। और इसका जो पीएच मान देखेंगे, इसका अगर हम पीएच मान की बात करें, आंतों से निकलने वाले रस का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग लगभग इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8 होता है। 7.5 से लेकर 8 तक इसका क्या होता है? पीएच मान होता है, जो भोजन को अम्लीय से क्या करता है? क्षारीय प्रकृति का प्रदान कर देता है। और हमारे शरीर में प्रतिदिन प्रतिदिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे शरीर में प्रतिदिन आंत रस कितना निकलता, तो हम कहेंगे 2 से 3 लीटर। कितना? 2 से 3 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में आंत रस का स्त्राव आंत के माध्यम से होने वाला है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये तो था आंत के बारे में एक थोड़ा सा सिंपल जानकारी ओवरऑल। अब हम छोटी आंत के बारे में और गहराई में बढ़ने वाले हैं। क्या बढ़ने वाले हैं? छोटी आंत के छोटी आंत के कुल कितने भाग होते हैं? कोई आपसे पूछ ले छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो हम कहेंगे छोटी आंत के कुल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं छोटी आंत के? छोटी आंत के 3 भाग होने वाले हैं। कौन कौन से 3 भाग होने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। छोटी आंत जो होती है, उसका एक हिस्सा स्टार्ट होता है, ये छोटी आंत है, तो ये अमाशय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से जुड़ा रहता है। तो अमाशय से छोटी आंत जुड़ी हुई रहती है। अब ये पीछे की ओर है, जो आगे इस संरचना दिख रही है बड़ी आंत है, तो इसके पीछे है। तो समझने के लिए, तो छोटी आंत के 3 भाग हो जाएंगे। सबसे पहला भाग कहलाने वाला है, जिसे कहा जाता है नंबर 1 ग्रहणी। क्या कहा जाएगा? ग्रहणी। अंग्रेजी में से कहते हैं ड्यू डे न म। क्या कहने वाले हैं? ड्यूडेनम, ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाने वाला है। दूसरा सबसे लंबा भाग अंदर की जो संरचना है, इसे कहा जाएगा नंबर सेकंड पार्ट। क्या कहा जाएगा? नंबर 2 भाग। इसे कहा जाएगा जे ज न म। क्या कहा जाएगा? जेजनम। हिंदी में बोले तो मध्यांत्र।
क्या कहने वाले हैं? मध्यांत्र कहने वाले हैं। जेजिनम दूसरा भाग है इसका, जिसे जेजिनम कहा जाने वाला है, मध्यांत्र कहा जाने वाला है। और तीसरा भाग यहाँ पर होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, इसे तीसरा भाग कहते हैं, जिसे कहा जाएगा इलियम। क्या कहा जाने वाला है? इलियम। इलियम जिसे हिंदी में कहते हैं, शेषांत्र। क्या कहा जाएगा? शेषांत्र। तो तीसरा भाग है आपका शेषांत्र का। क्लियर है सभी को? तो छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। नंबर एक ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम, दूसरा जेजनम, तीसरा इलियम। ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ओके, तो छोटी आंत के इन 3 टुकड़ों के बारे में भी हम और विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं आपके सामने, और भी गहराई वाली बातें। चलिए सबसे पहले ग्रहणी की बात करें। ड्यूडेनम में क्या होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पित्त रस होता है, पित्त रस, और दूसरा अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, ये दोनों किस भाग में आकर आंत में मिलते हैं? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों ड्यूडेनम वाले भाग में, ग्रहणी वाले भाग में दोनों आकर मिल जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पित्त रस से निकलने वाला पित्तरस, पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस, लीवर से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस दोनों आकर किस जगह मिल जाते हैं? तो हम कहेंगे दोनों आकर छोटी आंत के सबसे पहला वाला भाग ग्रहणी ड्यूडेनम में आकर मिल जाते हैं। कहाँ आकर मिल जाते हैं? ड्यूडेनम में आकर मिल जाते हैं। दूसरी बात, इस ग्रहणी ड्यूडेनम में 3 प्रकार के एंजाइम का स्त्राव होता है। कितने प्रकार का एंजाइम का स्त्राव होता है? 3 प्रकार का। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, LAT। LAT याद रखेंगे, LAT। 3 प्रकार के एंजाइम यहां से निकलते हैं। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लाइसोजाइम। क्या नाम होता है? लाइसोजाइम। कोई आपसे पूछ ले लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्राव किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे छोटी आंत के ड्यूडेनम से होता है। इस लाइसोजाइम का काम क्या होता है? लाइसोजाइम का काम क्या होने वाला है? लाइसोजाइम का काम क्या होने वाला है? भाई क्या होने वाला है? लाइसोजाइम का काम होता है वसा का पाचन करना। क्या होता है? वसा का पाचन करना। दूसरा ए का मतलब होता है एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके माध्यम से होने वाला है? एमाइलेज के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने वाला है। यानी कि स्टार्च को बदल दिया जाएगा शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा टी। टी मने होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? टी मने ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तीसरा है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। LAT, 3 हम वर्ड याद रखेंगे जो किसके भाग हैं? हम कहेंगे छोटी आंत का पहला भाग जिसका नाम था ग्रहणी ड्यूडेनम, जिसे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 LAT। एल मतलब लाइसोजाइम, ए मतलब एमाइलेज और टी मने ट्रिप्सिन। याद रहेगा, टी मने ट्रिप्सिन। तो ये तो थी बात किसकी? छोटी आंत के पहले वाले भाग की, जिसका नाम था ग्रहणी। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर, छोटी आंत के, जिसका नाम है जेजनम, जिसको मध्यांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यांत्र कहा जाता है। दूसरी बात, मध्यांत्र में क्या होता है? तो ध्यान रखना, छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन भोजन का छोटी आंत में होता है। तो पाचन होने के साथ साथ भोजन में भोजन का अवशोषण भी होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है? जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड होता है वो ब्लड में मिल जाता है। किस भाग से? तो हम कहेंगे भोजन का अवशोषण हो जाता है जेजनम वाले भाग से। और उसके बाद हम आखिरी भाग पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम होता है इलियम। शेषांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं। ये इलियम वाला भाग
बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम इलियम कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं। तो इलियम के माध्यम से भी अलग अलग प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण होता है। तो इलियम से बहुत सारे प्रमुख प्रमुख एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मुख्य रूप से चार प्रकार के एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। चार प्रकार के एंजाइम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एंजाइम है नंबर एक, इरिप्सिन। क्या नाम है? इरिप्सिन प्रकार का एंजाइम कौन निकालता है? तो हम कहेंगे छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा इलियम, जिसका नाम है शेषांत्र। इरिप्सिन, इरिप्सिन किसका पाचन करता है? तो इरिप्सिन का पाचन करता है, प्रोटीन को पचाने का काम किसके माध्यम से होता है? इरिप्सिन के माध्यम से प्रोटीन को पचाने का काम किया जाता है। दूसरा एंजाइम है जिसकी बात करते हैं नंबर दो, माल्टोज। क्या नाम है? माल्टोज। माल्टोज जो है वो माल्टोज का माल्टोज का पाचन करता है। माल्टोज एंजाइम माल्टोज का पाचन करता है। तीसरा नाम है लैक्टोज। तीसरा एंजाइम का नाम है लैक्टोज। लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? लैक्टोज का पाचन करता है। और चौथा होता है इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं हम? इनवर इन्वर्टेज। इन्वर्टेज। इन्वर्टेज के बारे में जानेंगे। तो इन्वर्टेज किसका पाचन करेगा? इन्वर्टेज का काम होता है सुक्रोज का पाचन करना। किसका काम होता है? ये सुक्रोज का। सुक्रोज इसका पाचन करने का काम इस छोटी आंत के इलियम वाले भाग के द्वारा होता है। तो ये तो थी जानकारी छोटी आंत के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने कहा था कि बहुत गहराई तक, बहुत उम्दा लेवल तक मैं आपको ले जाने वाला हूँ, बहुत गहराई तक ले जाने वाला हूँ। तो शानदार लेवल रहने वाला है। बस आपको धैर्यतापूर्वक मेरे इस वीडियो को देखते ही रहना होगा। तभी जाकर आप गहराई से डुबकी लगाएंगे और समग्र अध्ययन कर पाएंगे, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन भरने वाले हैं, पर शर्त है आपको इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखना पड़ेगा। चलिए, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम चलते हैं छोटी आंत के बाद अगले और एक स्टेप आगे, जिसका नाम है बड़ी आंत। तो मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा एक तरफ रफ कर देता हूं। अब हम बड़ी आंत के बारे में जानने वाले हैं। बड़ी आंत के बारे में क्या क्या जानते हैं, चलिए देख लेते हैं। बड़ी आंत के बारे में अभी हमने सारा अध्ययन छोटी आंत के बारे में करा था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। चलिए, तो अब बातें होने वाली है किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बड़ी आंत। नंबर दो, पहला हमने भाग कंप्लीट कर लिया है, नंबर एक छोटी आंत का। अब नंबर दो बड़ी आंत। तो हम यहाँ लिख देते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, ठीक है। अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन। भाई लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने कहा कि लार्ज क्यों बोल रहे हैं? तो लंबाई तो कम है, लंबाई कम है, लेकिन चौड़ाई ज्यादा है। इसकी लंबाई बहुत कम है। अगर बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो मात्र 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई की बात करें कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, कोई भी आपसे पूछे तो हम कहेंगे मात्र 1.5 मीटर लंबी, जबकि छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी थी। आ गई बात समझ में? चलिए, तो बड़ी आंत क्या काम करती है? तो हम कहेंगे बड़ी आंत का कार्य क्या होगा? तो हम कहेंगे बड़ी आंत के कार्य की बात करें तो यह क्या करेगा? यह क्या करेगा? इसका काम क्या होगा? तो हम कहेंगे इसमें जो अपच भोजन होगा, अपच भोजन, अपच भोजन के अंदर दो चीज होगी। एक होगा पानी और दूसरा होगा खनिज। एक होगा पानी और खनिज, इन दोनों का अवशोषण करने का काम किसका? अवशोषण करने का काम, एब्जॉर्प्शन का काम किसके माध्यम से होने वाला है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का कार्य क्या है? पच भोजन में पानी और खनिज के अवशोषण का काम बड़ी आंत के माध्यम से होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। कोई आपसे पूछ ले बड़ी आंत में पाचन होता है, तो पाचन का कार्य नहीं होता है। बड़ी आंत में किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। क्लियर है सभी को? तो बड़ी आंत में किसी तरह का कोई पाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
बड़ी आंत का अगर हम अध्ययन करें, इसके साथ बड़ी आंत में एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि इसमें विटामिन बी, कौन से विटामिन का निर्माण बड़ी आंत में होता है? तो विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? विटामिन बी का निर्माण किस आंत में होने वाला है? तो हम कहेंगे विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत में होने वाला है। बड़ी आंत को भी अध्ययन की दृष्टि से तीन भाग में, कोई आपसे पूछ ले बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग। जैसे छोटी आंत के तीन भाग हैं, वैसे ही बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, बड़ी आंत के तीन भाग कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले, ये छोटी आंत से बड़ी आंत आपस में जिस जगह मिली रहती हैं, उस वाले भाग को पहला भाग बोलते हैं, जिसका नाम होता है सीकम। क्या कहा जाएगा? सीकम। हिंदी में इसे उंडुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उंडुक। उंडुक क्या होता है? सीकम क्या होता है? छोटी आंत का भाग जिसका नाम हमने रखा था इलियम। इलियम छोटी आंत का भाग, ये छोटी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई। और बड़ी आंत का वह भाग, बड़ी आंत का भाग जिसका नाम है सीकम। तो इलियम और सीकम आपस में एक जगह मिले हुए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सीकम। फिर दूसरा भाग होता है, यहां से हम छोड़ दे तो इतना आकार में देखें यहां तक, ये वाला भाग, इसे कहा जाता है कोलोन। क्या कहा जाएगा? कोलोन। क्या कहा जाएगा? इसे हम कहते हैं कोलोन कहा जाएगा। क्या कहते हैं? कोलोन। और हिंदी में कहते हैं वृहदांत्र। वृहदांत्र। वृहदांत्र, कोलोन को वृहदांत्र कहते हैं। और तीसरा भाग जो बचा हुआ शेष भाग होता है, इसे कहा जाएगा रेक्टम। क्या कहा जाएगा? रेक्ट रेक्टम। यानी कि हिंदी में कहें तो मलाशय। क्या कहा जाएगा? मलाशय। तो इस तरह से बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। नंबर एक सीकम, नंबर दो कोलोन, और नंबर तीन होता है रेक्टम। क्या होता है? तीन भाग होते हैं। अब और गहराई में, मैंने कहा कि गहराई, इतनी गहराई कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले, सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो बड़ी आंत में, बड़ी आंत के तीन भाग, सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। लेकिन अब हम पढ़ने वाले कोलोन के भी तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं कोलोन के? तीन भाग होते हैं। चलो देख लो कोलोन के तीन भाग कौन से होते हैं। कोलोन का पहला भाग, जिसे आरोही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आरोही। तो ये स्टार्टिंग वाला भाग होता है, इसे आरोही कहा जाएगा कोलोन का। दूसरा भाग, जिसे अनुप्रस्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनुप्रस्थ कहा जाएगा। और तीसरा भाग, जिसे अवरोही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवरोही। कोई आपसे पूछ ले कि कोलोन के कितने भाग होते हैं, वृदांत के कितने भाग होते हैं, तो हम कहेंगे तीन भाग। पहला आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, और तीसरा अवरोही। क्या कहा जाएगा? अवरोही कहा जाएगा। चलिए, एक एक भाग की चर्चा विस्तृत रूप से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सिकम के बारे में बात करेंगे, उंडुक के बारे में बात करेंगे। इसकी हाइट, इसकी लंबाई होती है उंडुक की 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक लंबी संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिकम की साइज होती है 6 सेंटीमीटर। और इसके किनारे पर एक केंचुए के समान एक संरचना देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाएगा वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाएगा। जो केंचुए के समान एक संरचना इसमें लगी हुई होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर के समान एक संरचना केंचुए के समान देखने को मिलेगी, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। हालांकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आज हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। कैसा है? अवशेषी अंग है हमारे शरीर में, वेस्टिजियल ऑर्गन है। आज इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, लेकिन होती जरूर है। इसके अंदर भोजन आता है, भोजन आकर चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर भोजन आता है और भोजन सड़ने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? सड़ने लग जाता है, जिसके कारण एक गैस बनती है और इस वर्मीफॉर्म में, अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पेट में असहनीय दर्द होता है। और ये समय के साथ अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो ये आगे जाकर फस पड़ जाता है, जो कि पॉइजन का रूप ले लेता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, जिसमें इसको डॉक्टर निकाल के फेंक देते हैं। इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। इससे क्या हमारे शरीर में नुकसान होगा? नहीं। इसके होने या ना होने से हमारे शरीर में
कोई नुकसान नहीं होगा। फिर बात है कि सर इसके होने या ना होने से कोई नुकसान नहीं है, तो इसको भगवान ने बनाया क्यों? इसलिए बनाया इसे, भगवान ने इसलिए बनाया इसे, इसलिए बनाया इसे क्योंकि हम पहले आदि मानव थे, हम कच्चा मांस खाते थे, तो वहां हमारे पाचन में ये काम करती थी। लेकिन आज सभ्य मानव हो गए, इसलिए हम पका हुआ मांस खाते हैं, तो आज अवशेषी अंग के रूप में। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पशुओं में देखने को मिल जाएगा, पशुओं में आज भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पशु क्या करते हैं? घास खाते हैं, और घास से उन्हें सेल्यूलोज मिलता है। क्या मिलता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के पाचन में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते, हम लोग घास नहीं खा सकते, पशु घास खाते हैं, क्योंकि उसको डाइजेशन करने के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो उसके डाइजेशन का काम पूरा कर देता है। क्लियर है सभी को? तो ये तो मैंने बात की किसके बारे में? अभी बात की सिर्फ मैंने छोटी आंत बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में। उसके अलावा ये कोलोन वाला भाग है, इसमें भोजन का मुख्यतः पानी का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण कोलोन वाले भाग में आ जाता है। और तीसरे भाग में चलते हैं हम, रेक्टम, मलाशय वाला भाग, जहां पर अपच भोजन, अभी ये अपच भोजन है। क्या नाम है? अपच भोजन। अब अपच भोजन इस रेक्टम में आने के बाद अपच भोजन बदल जाता है मल के रूप में, जो मैं आपको फर्स्ट भाग के पहले वीडियो में बता चुका था कि इस अपच भोजन को मल में बदलने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, फिर से बता देता हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो इस अपच भोजन को मल में बदलने का काम कर देता है। इसके अलावा इंडोल स्केटोल, जिससे इसमें गंध आती है, विल रूबिन और विल बर्डे, जिसके कारण इसमें पीला रंग आ जाता है। और फिर यहाँ पर मल इकट्ठा होता है, जिससे रेक्टम वाले भाग से ब्रेन को संकेत जाता है प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिससे हम मल को त्याग कर देते हैं। तो ये था हमारा बड़ी आंत के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बड़ी आंत के बारे में। अच्छा, एक बात और सुन लो, कि हमने सबसे बड़े भाग की बात करें कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सीकम या कोलोन या रेक्टम? तो मैंने कह ही दिया कि कोलोन सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 1.3 मीटर, यानी कि बड़ी आंत की ओवरऑल लंबाई ही 1.5 होती है, उसमें से कोलोन 1.3 मीटर होता है। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बड़ी आंत, छोटी आंत, इसके अलावा अमाशय और ग्रास नली के विस्तृत जानकारी, गहराई से जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब कार्य बचा है आपका। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं बटन, और अपने जितने भी मित्र, यार, दोस्त हैं उन सबको बताएं कि निशुल्क क्लास यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, जो कि बहुत शानदार लेवल से मिल रही हैं। तो आने वाले वीडियो में और भी अनेक चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा, जो आपकी पढ़ाई को और मजबूत बनाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।